नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का वाचन कर रहे हैं। पिछले की 16 कक्षाओं का वाचन हो चुका है और यहाँ तक हो चुका था शुद्धतम और श्रेष्ठतम रूप देखा जा सकता है। आगे की कुछ कक्षाओं का वाचन इस प्रकार है। इस संदर्भ में भारतीय शास्त्र मौखिक संगीत मानवीय सृजनात्मक क्षमता की श्रेष्ठतम उपलब्धि कही जा सकती है। जैसे कि पश्चिम में यह दर्जा यूनानी ट्रेजेडी को दिया जाता है। हवा और पानी, जैसे कि ये याद रखिएगा कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसका मानवीय सृजनात्मक क्षमता श्रेष्ठतम उपलब्धि, मतलब अगर मानव अगर उसमें सृजनात्मक है तो वो श्रेष्ठतम उपलब्धि कहा जाता था भारतीय शास्त्र में। और पश्चिम में यह क्या होता था? पश्चिम में यह दर्जा यूनानी ट्रेजेडी का होता था। जैसे कि अगर पश्चिमी यूनानी ट्रेजेडी को जो दर्जा प्राप्त था वही मानवीय सृजनात्मक को भारतीय शास्त्र में। हवा और पानी की तरह इसमें शुद्धता और प्रवाह अपने आप हैं जब तक कि उसे विकृत करने का यत्न ना किया जाए। इसलिए हवा और पानी की ही तरह किन्हीं नई प्रवृत्तियों के द्वारा उसे और उन्नत नहीं बनाया जा सकता। प्रकृति और कला की सन्निकटता बिना एक दूसरे को विकृत किए हुए यहाँ आदर्श रूप में देखी जा सकती है। माना ही यह जाता है कि संगीत के मूल स्वर विविध पशु पक्षियों की ध्वनि के आधार पर विकसित हैं, तब इसकी बनावट से बहुत छेड़छाड़ इसे वैसे ही प्रदूषित कर देगी जैसे आधुनिक कल कारखानों के धुएं और शोर ने पर्यावरण को कर दिया है। हिंदुस्तानी संगीत, रीतिकालीन काव्य और रागमाला अंकन कला के ये तीन माध्यम साथ साथ एक युग में अपना उत्कर्ष पाते हैं, तो यह आकस्मिक नहीं है। जैसा पहले संकेत किया गया है, इन विधाओं का अपना गहरा रचनात्मक रिश्ता है। आकस्मिक नहीं है। जैसा पहले संकेत किया गया है, इन विधाओं का अपना गहरा रचनात्मक रिश्ता है। रागमाला चित्रांकन पद्धति पर कार्य करने वाले विद्वानों ने परिलक्षित किया है कि 16वीं से लेकर 19वीं सदी तक की 4 शताब्दियों के दौरान और दक्षिण से लेकर पंजाब तथा मारवाड़ से लेकर बंगाल तक सहस्त्रों मील के विस्तार में प्रतिष्ठित चित्रकारों ने कोई 40 रागों में से किसी भी एक राग का अत्यंत समरूप चित्र बार बार बनाए थे। क्लॉस एबेलिंग की यह कथन है। रागों के चित्रण में उस समय जब संचार साधन एकदम अविकसित थे, यह समरूपता कैसे संभव हुई होगी? इस प्रश्न पर कला आलोचक बार बार विचार करते रहे हैं। एक मान्यता यह है कि ध्वनियों के अलग अलग अपने निश्चित आकार होते हैं, जिससे एक तरह की स्वर लहरी कान में पड़ने से एक ही प्रकार की आकृतियां मन में उभरती है। इतना तो व्यावहारिक रूप में हम भी लक्षित कर सकते हैं कि समूह गान या वाद्य वृंद को निर्देशित करते समय उसके संचालक जब लिखित स्वर लिपियों का प्रयोग नहीं करते होते, उस समय अपने हाथ के चालन से ही मानो संगीत की आकृतियों का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ बताया गया है कि जब उस समय के जो संचालक थे लिखित स्वर लिपियों का प्रयोग नहीं करते थे। ऐसा नहीं होता था कि आज के गायकों के जैसा उनको लिखित कॉन्सेप्ट दे दिया जाता था तब वो अपना गीत गाते थे। पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि वो अपने हाथ से चाल कर मानो संगीत की आकृतियों का निर्माण करते थे। अगर उन्हें गाना है तो उन्हें खुद ही संगीत का निर्माण करना होगा। संगीत की धुन और संचालक द्वारा हाथ के चालन से निर्मित आकृतियों में अद्भुत साम्य होता है। तो रागमाला चित्रों की निर्माण प्रक्रिया के पीछे यह ध्वनियों की आकृति महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। फिर इन चित्रों के साथ साथ बहुत बार रीतिकालीन कविताएं अलंकृत लिखावट में दी गई हैं। एबेलिंग का मानना है कि इस शैली के प्रथम चित्रकारों ने चित्रांकन के लिए सुराग रागमाला संबंधी कविता में वर्णित बिंबों से प्राप्त किए होंगे। बहरहाल अपने तीनों अर्थों में वर्ण का, स्वर, सुर और रंग का विलक्षण संगम रागमाला चित्रांकन में संभव हुआ है, जिससे रीतिकालीन कविता में लय संबंधी प्रबल पक्षधरता आसानी से समझी जा सकती है। संगीत के सानिध्य में रीतिकालीन कवि अपने कवित्व सवैयों की बंदिश में, जो भक्तिकालीन पदों की भांति मूलतः गेय नहीं है, लय का विधान कैसे करता है, यह देखने की बात है। छंद के हर चरण विशेषतः अंतिम में व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में अर्थ के विराम संगीतात्मक लय
के एकदम समतुल्य बैठते हैं। सवैया में विशेषतः पढ़ने की दृष्टि से लघु गुरु का आग्रह कठोर नहीं है। बिहारी ने छोटे से छंद दोहे में और सेनापति मतीराम देव पद्माकर तथा ठाकुर ने कवित्त सवैयों में बराबर इस लय को अपने विधान के केंद्र में रखा है, जिससे रीतिकालीन कविता में तन्मयता है। यहाँ देखिए कि बिहारी ने, फिर से मैं दोहराती हूँ, बिहारी ने छोटे से छंद दोहे में और सेनापति मतीराम देव, यानी कि बिहारी किस छंद का प्रयोग कर रहे हैं? दोहे का। सेनापति मतीराम देव पद्माकर और ठाकुर ने कवित्त सवैयों में, यानी सेनापति मतीराम देव पद्माकर और ठाकुर कवित्त सवैया इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, बराबर इस लय को अपने विधान के केंद्र में रखा है, जिससे रीतिकालीन कविता में तन्मयता है। उर्दू शायरी की तरह वैचारिक और दार्शनिक बेचैनी नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ छंदों के अंतिम चरण को लिया जा सकता है। नाव सुनत ही हवै गयो तनु औरे मनु, ये बिहारी का रचना है। और पानी अमल की झलक झलकन लागी, काई सी गई है लरिकाई कढ़ी अंग, ये मतीराम की है। तय मेरे जान पौनो सिरी ठौर के पकड़ी कौनो, घरी एक बैठे कहूँ घामे बितवत, ये सेनापति का है बितवत है। पाऊ कहाँ हरि हाय तुम्हें, धरनी में धसो की आकाशहीं चिरौं, ये घनानंद की पंक्ति है। भरी रही भनक भनक तार तननी की, तनक तामे झनक चुरीन की, ये देव की पंक्ति है। इन चरणों की बनावट में आसानी से देखा जा सकता है कि लगाए हुए विभाजक चिन्ह वाक्य विधान को जहाँ स्पष्ट करते हैं, वही छंद की यति के सूचक भी हैं। अंतिम उदाहरण में तो छंद में वर्णित रास की पूरी लय ही जैसे अंत तक मूर्तिमान हो गई है। अनुप्रास और यमक अपने अच्छे रूप में इस लय को समृद्ध करते हैं। अपने घटिया इस्तेमाल में वे भले चमत्कार और कौतुक के उपकारक हो। रीतिकालीन कवित्त सवैये की बनावट में यह लय शास्त्रीय संगीत के समतुल्य उत्तरोत्तर सघन होती जाती है और अंतिम पंक्ति में उसकी सहज निष्पत्ति प्रस्तुत होती है। रीतिकालीन काव्य में संगीत का यह गुण उसमें तन्मयता और अनुभूति प्रवणता को बढ़ाता है, कुछ वैसे ही जैसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय मौखिक संगीत विचार को परे रखकर अपनी अनुभव सघनता में स्पृहणीय है, पर स्वयं संगीत के समक्ष यह सारा चित्रण और कविता अपर्याप्त लगने लगते हैं। हवा और पानी की तरह उसका भी कोई स्थानापन्न नहीं। भाषा एक समय है, जबकि संगीत के स्वर समुद्र से निकाले मोती की तरह प्राकृतिक है। महत्वपूर्ण है, भाषा एक समय है, जबकि संगीत क्या है? संगीत के स्वर समुद्र से निकाले मोती की तरह प्राकृतिक हैं। और संगीत के विस्तृत विधान में इस नैसर्गिक उपकरण से अधिक खास कुछ लगता नहीं। संगीत की ही यह क्षमता है कि वह भाषा और चिंतन को अस्थायी तौर पर स्थगित कर देता है, उसी अवधि में उन्हें नवीकृत और समृद्ध बनाता हुआ। हिंदी रीति काव्य के विकास में कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान देखा जा सकता है। संस्कृत का काव्य शास्त्र, प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगारी और मुक्तक परंपरा, मध्यकालीन हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य और उत्तर भारत के मंदिरों और दरबारों में विकसित शास्त्रीय संगीत, इन सब का रचनात्मक संपर्क रीति काव्य में हुआ। तब यह स्वाभाविक था कि इन कवियों के लिए मौलिकता का एक ही क्षेत्र सूक्ष्म परिकल्पना का रह जाए। आश्रयदाता की प्रशंसा तथा श्रृंगार वर्णन के समय बहुत बार यह परिकल्पना अतिरंजना के आवेश में ऊहा का रूप धारण कर लेती है। ऐसे पद्यों को अब दस्तावेजी महत्व है, पर बहुत जगहों पर यह परिकल्पना आत्मीय अनुभूति में डूबकर अनुपम काव्य लय की सृष्टि करती है, जो रीति काव्य की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। पंडितों के अलावा ऐसे छंद ग्रामीण अंचलों तक के मध्यवित्त परिवारों में लोगों को कंठस्थ रहे हैं। हजारा जैसे संकलन इसके कारण और प्रमाण हैं। उनके गृहस्थ जीवन में सास जिठानी, देवर देवरानी, ननद नंदोई के अनुशासन और आकर्षण बराबर बने रहे हैं। रीतिकालीन कवि शास्त्रकार या कि आचार्य कवि थे। महत्वपूर्ण है, रीतिकालीन कवि को क्या मानते हैं चतुर्वेदी जी? शास्त्रकार या आचार्य कवि। वह
यह सुविदित है। इस पर भी आलोचक एक मत हैं कि इनकी मौलिकता काव्य पक्ष में है, आचार्यत्व में नहीं, और हिंदी कविता के इतिहास के लिए यह अच्छा ही है, क्योंकि यदि आचार्यत्व की मौलिकता होती तो फिर इन्हें हिंदी आलोचना और काव्य शास्त्र के संदर्भ में देखा परखा जाता, कविता के संदर्भ में नहीं। आलोचना के लिए संवेदना कवि की हो पर वृत्ति अध्यापक की, तो व्यक्तित्व की संश्लिष्टता अधिक स्पृहणीय होगी, जैसी आधुनिक साहित्य चिंतन के क्षेत्र में सर्वत्र दृष्टव्य है। रिचर्ड्स, एम्पसन, ब्रैडले, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे व्यक्तित्व का श्रेष्ठतम उदाहरण है। हिंदी रीति काव्य परंपरा का आरंभ कहाँ से होता है, इस संबंध में कई दृष्टिकोण उपस्थित किए गए हैं। कालक्रम की दृष्टि से, ये याद रखें, कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम जिनका रचनाकाल 1541 है, 1541 ईस्वी का नाम पहले आता है, और रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशव दास का, जो 1555 में जिनका जन्म हुआ था और 1617 में उनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि कालक्रम की दृष्टि से देखें तो रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, कृपाराम, और रचनाकार के व्यक्तित्व की दृष्टि से देखें तो केशवराम। और आगे अखंड परंपरा चलने के विचार से चिंतामणि का, जो रचनाकाल 1643 ईस्वी के आसपास है, और चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं प्रवर्तक के रूप में या पहले कवि के रूप में। चिंतामणि का रचनाकाल जिनका 1643 ईस्वी के आसपास है। रीति काव्य धारा अधिक सजग और व्यवस्थित रूप से चलने के कारण यहाँ प्रवर्तन की बात कुछ अधिक स्पष्ट रूप से उठती है। कई काव्य शास्त्रीय पक्षों और प्रबंध तथा मुक्तक शैलियों का प्रतिनिधित्व करने के कारण भक्ति से रीति काव्य धारा में रूपांतरण का श्रेय अधिकतर केशव दास को दिया जाता है। यहाँ देखिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी केशव दास को मान रहे हैं, आपको याद रखना है। मैं फिर से इस लाइन को पढ़ती हूँ। कई काव्य शास्त्रीय पक्षों और प्रबंध तथा मुक्तक शैलियों का प्रतिनिधित्व करने के कारण, उन्होंने कारण बताया है कि मैं क्यों मान रहा हूँ कि केशव दास को अधिक श्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई काव्य शास्त्रीय पक्ष दिए हैं, प्रबंध लिखे हैं, मुक्तक लिखे हैं, इन सब का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। इस कारण से वे भक्ति से रीति काव्य धारा में रूपांतरण का श्रेय अधिकतर केशव दास को जाता है। वे काल क्रम से भक्ति काल में हैं, पर प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल में। वस्तुतः मध्यकालीन काव्य में केशव दास की स्थिति बहुत कुछ उनके पांडित्य और तजन्य आतंक के कारण है। काव्य रचना के स्तर पर उनका सफल कृतित्व कम है। रीति काव्य की कमियां यहाँ अधिक है, उपलब्धियां कम हैं। इसका प्रमाण उनकी काव्य भाषा का रूप है, जो व्यवहारिक व्यवस्था और सृजनात्मक क्षमता दोनों दृष्टियों से अस्त व्यस्त और उखड़ा पुखड़ा है। कवि की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका, ये केशव दास की रचना का है। रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। फिर से मैं इस लाइन को पढ़ती हूँ। कवि की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है, जहाँ छंद प्रयोग भाषा में प्रवाह और जीवंतता उत्पन्न नहीं करता, वरन उसे नष्ट कर देता है। यानी कि ये बताए हैं कि जो केशव दास ने रामचंद्रिका में छंदों का प्रयोग किया है, उससे उस रचना की जीवंतता उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वह और नष्ट हो जाती है। बहुछंद की जो प्रतिज्ञा केशव दास ने की है, वह काव्य के लिए नहीं, कौतुक के लिए है। इन छंदों में काव्य भाषा ऐसे सांचों में कस गई लगती है, जिनसे कोई रूपाकार ग्रहण करके वह निकल नहीं पाती। मध्यकालीन काव्य भाषा के रूप में अब तक विकसित और निखरा हुआ ब्रज भाषा का रूप केशव की रचनाओं में तरह तरह से विकृत हुआ है। कवि ने रामचंद्रिका में छंद वैविध्य के लिए जितना यत्न किया है, भाषा की लय उतने ही उपेक्षित हुई है। जबकि हम देख चुके हैं कि रीति काव्य के विकास में लय का भाषा के साथ विलक्षण संयोग और सहयोग रहा है। उदाहरण के लिए दूसरे प्रकाश का पहला छंद ले, दशरथ की महिमाशाली राजसभा का वर्णन, केशव चंद्र की पंक्ति है। आवत राजा राजा के लोगा, मूर्ति धारी मानहु भोगा।
यहाँ जात, लोग, भोग के प्रचलित रूपों को छंद के आग्रह के कारण विकृत किया गया है, अर्थात पूरे छंद के 9 शब्दों में से 3 विकृत हैं। फिर छोटे छंद के चरण होने के कारण उनमें वाक्य कट गया है और भाषा की लय समाप्त हो गई है। वर्णन की प्रक्रिया यो भी विस्तार और ब्यौरे की है, अतः छोटा छंद तो वर्णन के लिए बिल्कुल ही अनुपयुक्त है। दशरथ की राजसभा का ऐश्वर्य इन छंदों में बंधी भाषा से व्यंजित नहीं होता। छंदों का शास्त्रीय ज्ञान केशव दास को चाहे जितना रहा हो, पर भाषा की लय पर उनका कोई अधिकार नहीं जान पड़ता। लय के संबंध में कवि की असावधानी उसके शब्दों के चुनाव से भी प्रकट होती है। रामचंद्रिका में तत्सम शब्दावली के साथ प्रचलित शब्दों के विकृत रूप एक विचित्र और असुखद संयोग उपस्थित करते हैं। सरयू नदी का वर्णन है। यहाँ देखिए, जो केशव दास है रामचंद्रिका में सरयू नदी का वर्णन कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। अति निपट कुटिल गति यद्यपि आप तौ दत्त शुद्ध गति छुअत आप, कछु आपुन अध अध गति चलंती फल पतितन कह उरथ फलंती। अति कुटिल गति दत्त शुद्ध जैसे तत्सम शब्दों के साथ चलंती या फलंती जैसे विकृत रूप भाषा के स्वरूप को एक रस नहीं होने देते। संस्कृत, अपभ्रंश और हिंदी भाषा के ये तीनों स्तर एक जैसे एक साथ मिला दिए गए हों। देती है के लिए दत्त शब्द का प्रयोग तो किसी भी नियम से उचित नहीं ठहरता है। केशव के बहुत चर्चित दुर्बोधता भावों की दुरूहता के कारण नहीं, भाषा की अव्यवस्था के कारण है। शास्त्र को लेकर आचार्यत्व का दंभ उनमें है, अनुभव के प्रति कवि की विनम्रता नहीं है। और केशवदास जी यहाँ से अंत होते हैं। आगे है बिहारी। बिहारी में रीतिकालीन भंगिमाएं बहुत अच्छी तरह देखी जा सकती है। शब्दों की तराश पर विशेष बल है, जिसे 2 रूपों में कवि ने बनाया है। कुछ शब्दों का ध्वन्यात्मक अनुकूलन करके पिय की जगह पयो रूप द्रष्टव्य है, जो केंद्रीय ब्रज भाषा की ओर ओकारांत प्रकृति के अनुकूल है, और कुछ शब्दों में हल्के से प्रत्यय लगाकर सतरोहे या सवादिलु जैसे विशेषण। बिहारी ने इन शब्द रूपों को नया संस्कार दिया है। ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक दोनों स्तरों पर कवि की यह भाषिक तराश रीतिकालीन मनोवृत्ति और मुगलकालीन बारीक पसंदी के समानांतर चलती है। इस संदर्भ में बिहारी को रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि सृष्टा कहा जा सकता है। ये देखिए, ये क्या है कि बिहारी को, क्योंकि वे नया नया शब्द अपनी कविता में इस्तेमाल किए हैं सतसैया में, तो यहाँ ये कहा गया है कि बिहारी को रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि सृष्टा कहा जा सकता है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी मान रहे हैं। क्षेत्रीय दृष्टि से इसका एक कारण यह है कि बिहारी ने कुछ बुंदेली शब्द रूपों के साथ अपने काव्य में मथुरा, आगरा की ओर रूप प्रधान केंद्रीय ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस लाइन को मैं पुनः फिर से पढ़ती हूँ। क्षेत्रीय दृष्टि से इसका एक कारण जो उन्हें काव्य भाषा का प्रतिनिधि सृष्टा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसका कारण बताते हुए दे रहे हैं कि बिहारी ने कुछ बुंदेली शब्द रूपों के साथ, यानी कि जो उन्होंने शब्द रूप अपनाए हैं वो बुंदेली के अपनाए हैं, शब्द रूपों के साथ अपने काव्य में मथुरा, आगरा की और रूप प्रधान केंद्रीय ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यानी कि उन्होंने बुंदेली शब्द रूपों के जगह पे मथुरा, आगरा की शब्द रूपों का इस्तेमाल किया है और केंद्रीय भाषा उन्होंने ब्रज रखा है। इस कारण से उन्हें काव्य भाषा का प्रतिनिधि सृष्टा भी कहा जा सकता है। भाषा और संस्कृति का अविच्छिन्न संबंध है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि बिहारी के श्रृंगार वर्णनों में ब्रज क्षेत्र के तत्कालीन संस्कृति का केंद्रीय रूप प्रतिफलित हो। बिहारी की नायिका शास्त्रीय ग्रंथों से बाहर अपनी सज्जा, बोली, बानी और चेष्टाओं में ठेठ ब्रज की युवती है। राधा कृष्ण की भक्ति और श्रृंगार की जीवंत परंपरा बिहारी के माथुर चतुर्वेदी संस्कार के साथ बड़े सहज भाव से मिल गई है।